चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और दिसंबर 1999 में होने वाले इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 के हाईजैक का एक बिल्कुल डीप और निष्पक्ष तज्जिया करते हैं। देखिए, हम इसे सिर्फ एक ट्रेजेडी के तौर पर नहीं देखने वाले, हम इसे एक बहुत बड़े सिस्टमिक फेलियर के रूप में देखेंगे, जहां सरकारी क्राइसिस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट गया था। वी आर ऑल डाइंग। कैप्टन देवी शरण के ये आखिरी और बेचैन शब्द सुने आपने? जरा सोचिए, जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी और कैप्टन ATC को ये मैसेज भेज रहा हो तो उन मुसाफिरों पर क्या गुजर रही होगी। जिंदगी और मौत का सवाल था। और दूसरी तरफ जमीन पर सरकारी मशीनरी हालात को समझने और एक कोऑर्डिनेटेड जवाब देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। इस पूरे पेचीदा वाक़े को समझने के लिए हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। शुरुआती हाईजैकिंग से लेकर अमृतसर का वो हाथ से फिसलता सुनहरा मौका, मवासिलाती नाकामी, कंदहार का सफ़र, वो मुश्किल मुज़ाकरात और आखिर में इस क्राइसिस ने हमारी एविएशन सिक्योरिटी को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो बात शुरू होती है पहले हिस्से से, द हाईजैकिंग, काठमांडू से इंडियन एयर स्पेस तक का सफ़र। ये सब 24 दिसंबर को शुरू हुआ। काठमांडू से दिल्ली आने वाली एक आम फ्लाइट, 179 मुसाफिर, और अचानक 5 हथियारबंद लोग प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं। इन्होंने रीजनल सिंडिकेट से जुड़ी एयरपोर्ट सिक्योरिटी की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। फ्लाइट को दिल्ली से आगे पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के लाहौर ATC ने लैंड करने से साफ इनकार कर दिया और एयर स्पेस डिनाई कर दिया। अब फ्यूल बेहद कम था, तो हाईजैकर्स मजबूर हो गए फ्लाइट को भारत के अमृतसर की तरफ मोड़ने के लिए। और पता है, इस एक चीज़ ने इंडियन अथॉरिटीज़ को एक ऐसी टैक्टिकल एडवांटेज दी थी जो इस पूरे क्राइसिस में सबसे अहम थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये वो फेज़ है जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, दी अमृतसर विंडो, या यूं कहें वो 48 मिनट की सबसे बड़ी गलती। देखिए, अमृतसर में प्लेन की लैंडिंग इस क्राइसिस का तो एंड होना चाहिए था, पर इंटरनल कोऑर्डिनेशन की कमी ने इसे इंतज़ामी नाकामी का सबसे बड़ा चैप्टर बना दिया। शाम 7:01 पर प्लेन लैंड होता है। फैसले लेने में इतनी देरी, इतनी कन्फ्यूजन होती है कि वो 48 मिनट का कीमती वक्त हाथ से निकल जाता है। और इसी दौरान हाईजैकर्स अंदर एक मुसाफिर सतनाम सिंह के गले पर बेरहमी से चाकू से हमला करते हैं। ठीक 7:49 पर जब तक NSG कमांडोज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, प्लेन वापस हवा में जा चुका था। अगर हम हाई स्टेक्स नेशनल इमरजेंसीज के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को उस दिन की ज़मीनी हकीकत से कंपेयर करें तो एक बिल्कुल पैरालाइज हो चुका कमांड स्ट्रक्चर नज़र आता है। होना तो ये चाहिए था कि फौरन हाई लेवल मोबिलाइजेशन हो, लेकिन हकीकत में टॉप अफसरों को टीवी न्यूज़ से पता चल रहा था। ज़मीन पर ATC और लोकल पुलिस के प्लान्स बिल्कुल अलग थे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का नामो निशान नहीं था। इन छोटे छोटे ब्लंडर्स ने हालात को और बिगाड़ दिया। अब इस फ्यूल टैंकर वाले किस्से को ही ले लीजिए। ATC ने प्लेन को ब्लॉक करने के लिए एक टैंकर भेजा था, पर वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा और मिसकम्युनिकेशन की वजह से अचानक रुका कि हाईजैकर्स पैनिक कर गए। वो बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने बिना फ्यूल भरवाए ही कैप्टन को उड़ने पर मजबूर कर दिया। रनवे पर एक भयानक क्रैश होते होते बचा था उस दिन। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन फेलियर ऊपर लेवल तक कितना गहरा था। आप सच में हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट पर हुई गलती नहीं थी। देश की हिफाजत के जिम्मेदार सबसे बड़े अफसर जैसे पंजाब के DGP और खुद देश के होम मिनिस्टर LK अडवाणी, उनको इस नेशनल क्राइसिस की खबर किसी सिक्योर्ड सरकारी चैनल से नहीं मिल रही थी। उन्हें पता चल रहा था आम TV न्यूज़ ब्रॉडकास्ट से। एक पूरे देश के इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम का इस तरह कोलैप्स होना सच में शॉकिंग देने वाला था। एक और बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल सवाल उठता है यहाँ, क्या प्लेन में एक VIP पैसेंजर की मौजूदगी ने अमृतसर में ज़मीनी कार्रवाई को रोका? उस फ्लाइट में प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के रिश्तेदार शशि भूषण सिंह तोमर मौजूद थे। बाद में इंटेलिजेंस सर्कल्स और कुछ एक्स ऑफिशियल्स ने ये थियरी दी कि शायद उनकी हिफाजत की फिक्र ने वहाँ डिसाइसिव एक्शन लेने में रुकावट डाली। ये आज भी एक बहस का मुद्दा है। चौथा हिस्सा, द रूट टू कंदहार। जैसे ही प्लेन ने इंडिया छोड़ा, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। भारत की ज़मीन छूटते ही अब ये एयरक्राफ्ट उन सरहदों में था जो इंडिया के लिए बिल्कुल मददगार नहीं थी। अमृतसर से उड़ने के बाद लाहौर के अंधेरे रनवे पर प्लेन ने लगभग क्रैश लैंडिंग की धमकी देकर ज़बरदस्ती लैंडिंग की।
वहां से दुबई में एक छोटा स्टॉप हुआ जहां 26 लोगों को छोड़ा गया और आखिरकार ये फ्लाइट अफगानिस्तान के कंदहार जा पहुंची, जहां वो अगले 6 दिन तक तालिबान की निगरानी में एक कैदखाना बन गई। बाहर सरकारी लेवल पर तो डायलॉग चल रहा था, पर जरा सोचिए कैबिन के अंदर मुसाफिरों पर क्या गुजर रही थी। उनका फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर वर्ड्स में बयान करना मुश्किल है। मर्द और औरतों को अलग कर दिया गया था, आंखों पर पट्टियां थीं और 6 दिन तक टॉयलेट ओवरफ्लो कर रहे थे। एक नए ब्याहे मुसाफिर रूपिन काटियाल को बेरहमी से मार दिया गया। और इन सब के बीच एक और खौफनाक ट्विस्ट ये था कि बर्गर नाम का एक हाईजैकर कभी गाने गाकर और मजाक करके लोगों को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। ये एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था सबके लिए। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, नेगोशिएटिंग विद टेरर। सरकार के पास ऑप्शंस क्या थे? एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी के उसूल थे और दूसरी तरफ बेगुनाह मुसाफिरों की जानों को बचाने की जद्दोजहद। इंडियन नेगोशिएटिंग टीम, जिसमें विवेक कज्जू और अजीत डोवाल थे, उन्होंने यहाँ अपनी बेहतरीन नेगोशिएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने $200 मिलियन की डिमांड को जीरो कर दिया, 36 आतंकवादियों की मांग को कम करके 3 तक ले आए। पर सच तो ये है कि किसी एक आतंकवादी को भी छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल कॉम्प्रोमाइज था। और सरकार पर सिर्फ अंदर से दबाव नहीं था, सबसे बड़ा दबाव था उन डेस्परेट हॉस्टेज परिवारों का। घबराए हुए परिवारों ने जसवंत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रोकी, क्राइसिस ग्रुप की मीटिंग्स में जबरदस्ती घुस गए और पीएम हाउस के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने साफ कहा कि मुसाफिरों की जान बचाना नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी है और 1989 के रूबिया सईद एक्सचेंज का हवाला दिया। इस इंटेंस इमोशनल प्रेशर ने सरकार की आखिरी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह मुतासिर कर दिया। और कंदहार में जो तालिबान की सो कॉल्ड मीडिएशन थी, उसको भी समझना जरूरी है। तालिबान ने प्लेन को अपने भारी हथियारबंद गार्ड से घेर रखा था। उनका दावा था कि वो हाईजैकर्स को किसी हिंसा से रोक रहे हैं, लेकिन हकीकत में इंडियन एनालिस्ट का बिल्कुल साफ मानना था कि उनकी वहां मौजूदगी सिर्फ इसलिए थी ताकि इंडिया गलती से भी कोई आर्म्ड मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लॉन्च न कर सके। आखिर में चलते हैं 6ठे हिस्से की तरफ, लेगेसी ऑफ द क्राइसिस। इस सब का अंजाम क्या हुआ? इन डिप्लोमेटिक कंसेशंस का जो जियोपॉलिटिकल असर हुआ वो बहुत भयानक था। कंधार में 3 आतंकवादी, मुश्ताक अहमद जरगार, अहमद उमर सईद शेख और मसूद अजहर छोड़ दिए गए। तालिबान ने इन सब को पाकिस्तानी सरहद तक सेफ पैसेज दिया, जिससे आईएसआई के सपोर्ट का डायरेक्ट एविडेंस दुनिया के सामने आया। और सबसे खराब बात, रिहा किए गए मसूद अजहर ने आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद बनाया, जिसने आने वाले कई दशकों तक इस पूरे रीजन को आतंक में झोंक दिया। अगर इस पूरे नाइटमेयर में इन सारी इंतजामी नाकामियों में कोई एक सिल्वर लाइनिंग थी, तो वो थी इंडियन एविएशन सिक्योरिटी लॉस का पूरी तरह से बदल जाना। 31 दिसंबर 1999 को मुसाफिरों की वापसी के बाद ऐसी नई फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स लाई गईं कि सब कुछ बदल गया। कॉकपिट डोर्स मजबूत हुए, स्काई मार्शल्स आए, एंटी हाईजैकिंग प्रोटोकॉल सख्त हुए, और उसका नतीजा ये है कि तब से लेकर आज तक देश में एक भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। तो इस पूरे तज्जिए के बाद आखिर में ये सवाल ज़रूर छूट जाता है, आजकल के एडवांस सिस्टम्स और इंटेलिजेंस प्रोसीजर्स बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन क्या हमारे मॉडर्न इंटरनल सरकारी स्ट्रक्चर्स आज वाकई उन कैटास्ट्रॉफिक कम्युनिकेशन लैप्सेस से पूरी तरह महफूज हैं जो हमने 1999 के उस 48 मिनट विंडो में देखे थे? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।